Hello class. So today we are going to start nationalism in India. History है ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर. I don't know what is the exact chapter number, but nationalism in India is the name of the chapter. तो आज वैसे आप लोगों को हैंग आउट से कनेक्ट करना था, बट जैसे कि आप लोगों ने आज किया नहीं, तो वी विल स्टार्ट कि नेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है. तो नेशनलिज्म एक्चुअली एक फीलिंग है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि आप सब एक ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं. कि आप जैसे मान लीजिए कि मैं इस जगह से इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, आप उस फीलिंग को नेशनलिज्म बोलते हैं. कि जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, तो आप हिंदू से बिलोंग करते हैं, इन टोटल आप हिंदू से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं. ठीक है. ऐसे ही अगर आप सिर्फ एक मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, अपने आप को सिर्फ एक एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी देखते हैं, तो वो एक मुस्लिम नेशनलिज्म हुआ. तीसरा क्या होता है, जैसे कि आप पूरे इंडिया से अगर बिलोंग करके बोलते हैं कि मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपकी इंडिया से आती है कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, इंडिया ही मेन चीज़ है हमारी, तो फिर वो नेशनलिज्म इंडियन नेशनलिज्म होगा कि वो इंडिया के प्रति नेशनलिज्म है आपका, है ना. तो नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हमारी चीज़ है, ये होता है नेशनलिज्म. ठीक है. तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म काफ़ी पुराना चल रहा था, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th में आपने पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन. तो इन सब चीज़ों से नेशनलिज्म की फीलिंग उन लोगों में आ रही थी. ठीक है. उनका नेशनलिज्म अपने मोनार्क के अगेंस्ट लड़ाई करके डेवलप हो रहा था. वो अपने ही मोनार्क के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो ऑटोक्रेटिक रूलर थे वहाँ पे, उनके अगेंस्ट लड़के या कुछ भी करके, मतलब उनका सेंस ऑफ नेशनलिज्म वहाँ पे डेवलप हो रहा था. बट इंडियन नेशनलिज्म जो है वो थोड़ा यूनिक है इस सेंस में. वाई? जैसे वियतनाम है वैसे ही इंडिया में भी जो नेशनलिज्म है, इनफैक्ट जो भी कंट्रीज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो भी कंट्री आज़ाद हुई है, उनका जो नेशनलिज्म का फीलिंग है वो डेवलप ही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान हुआ था. एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब जो कॉलोनर्स थे, मतलब जो कॉलोनाइजर्स थे, जिन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया. किसने बनाया था इंडिया को कॉलोनी? ब्रिटिशर्स ने. तो जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था, तो जो इंडियन लोग थे वो सारे ये फील करने लग गए कि हम सबके ऊपर एक ही जैसा रूल है, एक ही जैसे टैक्स है, एक ही जैसा हमारे साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता है, एक ही जैसा हम सबको मतलब ट्रीट किया जाता है. काइंड ऑफ एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी पूरे इंडिया में. जैसे पूरा रेलवे ने इंडिया को कनेक्ट कर दिया था, टेलीग्राम ने इंडिया को कनेक्ट कर दिया था, इंग्लिश एजुकेशन ने इंडिया को कनेक्ट कर दिया था. तो उससे लोगों को समझ में आने लग गया था कि हमारे साथ एक ही जैसा तो बिहेवियर हो रहा है हर जगह पर, है ना. तो उन्हें लगने लगा था हर जगह पर हमारे साथ एक ही जैसा बिहेवियर हो रहा है. तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए कि हाँ हम सब तो एक ही जैसे है, दैट मीन्स. तो उन्होंने सोचा कि अगर जो एक इंसान, एक पीजेंट अगर तमिलनाडु में है, उसके साथ भी सेम इनइक्वल बिहेवियर हो रहा है, वैसे ही एक अगर वेस्ट बंगाल में है, उसके साथ भी सेम अनइक्वल बिहेवियर हो रहा है, तो क्यों ना हम सब मिल जाएं और मिल के जो ये ब्रिटिशर्स हैं, जो हमारे कॉलोनाइजर हैं, उनको हम दूर भगा दें. क्योंकि अगर हमने उनको दूर भगा दिया तो फिर क्या होगा, हमारा देश हमें मिल जाएगा और हमारे साथ ये ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा. ये वाली फीलिंग आई बेसिकली. तो जब यही सेंस ऑफ नेशनलिज्म थी, जब हमने सबने आइडेंटिफाई किया कि हम सब की तो आइडेंटिटी एक है, हम सब तो एक ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम सब पे एक ही जैसा रूल लागू होता है, हम सबको दबाने वाला भी एक ही है, तो वहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग आती है. फिर यहाँ पे जो हम नेशनलिज्म का फेज पढ़ने वाले हैं, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है बेसिकली, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक तो है बिफोर गांधी जी और एक है आफ्टर गांधी जी. तो बिफोर गांधी जी वाला फेज जो है वो कांग्रेस का फेज है, या उसे हम मॉडरेट फेज बोलते हैं, जो कि आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे 11th-12th में. ठीक है. लेकिन जो अभी जिस फेज की हम बात करने वाले हैं वो सेकंड फेज है. वो फेज है जब गांधी जी इंडिया में आ चुके होते हैं. ये फेज हमारे लिए अभी पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है?
क्योंकि इससे पहले बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व नहीं थे फ्रीडम मूवमेंट में। गांधी जी से पहले बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व नहीं थे फ्रीडम मूवमेंट में। जैसे गांधी जी की एंट्री होती है इंडियन स्ट्रगल में, तब ही वो लोगों को एक साथ लेके आते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं और उन्हें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की, उनमें उन्होंने लोगों का साथ लिया। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गए थे। तो ये उनकी एक बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने एक्चुअली लोगों को फ्रीडम मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया और लोग एक जैसा आइडेंटिफाई करने लग गए कि हाँ, हमारे साथ तो सेम चीज़ें हो रही हैं, तो हम सब एक ही चीज को बिलोंग करते हैं, एक ही देश को बिलोंग करते हैं। तो सेंस ऑफ नेशनलिज्म वहां से आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। सबसे पहला जो मूवमेंट गांधी जी का था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बड़े स्केल पे जो उनका मूवमेंट था, सबसे मतलब ऑल इंडिया स्केल पे जो मूवमेंट था वो नॉन कॉपरेशन था। अदरवाइज इससे पहले उनके छोटे मोटे मूवमेंट रहे हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसी हेडिंग में। तो ये था क्या, जब पहले हम उनके जो दूसरे मूवमेंट है, उनके आइडिया और सत्याग्रह, इसको पढ़ लेते हैं। First of all, the war created an economic and political situation. It led to huge increase in the defense expenditure, which was financed by war loan and increasing taxes. अब कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स, ये सारी चीजें तब लगाई गई। देखो क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पे इंडिया को भी वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। क्यों? इनडायरेक्टली ही सही, बट इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था और ब्रिटिश तो लड़ रहे थे वॉर को, राइट। तो फिर इंडियंस को क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा, उनके लिए एक बहुत सारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था ब्रिटिशर्स का। अब जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो कैसे, इतना सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने किया कि जो इंडियन लोग थे उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी होता है ना, सामान आने, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो लगता है, दैट इज नोन एज कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी तो उससे क्या होएगा, सामान महंगा हो जाएगा। अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो सामान महंगा हो जाएगा। दूसरा, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। इनकम टैक्स मतलब कि आपकी इनकम इससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी, है ना। तो और क्या किया उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ज़बरदस्ती लोगों को, जो भी ठीक ठाक बॉडी वाले इंसान थे, हेल्दी पर्सन थे, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के आर्मी में भेजा जा रहा था वॉर लड़ने के लिए। अब ये वॉर में इंडिया का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो इंडियन सोल्जर्स को भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है, तो इतनी फोर्स रिक्रूटमेंट हुई, लोग बहुत दुखी हो गए कि हमारे घर वाले लोगों को ऐसे ही वॉर में भेजा जा रहा है, जान का जोखिम है। और क्रॉप्स भी फेल हो गई। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर फेमाइन आ गए, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्टार्ट हो गया। जैसे अभी कोरोना एपिडेमिक हो रहा है, वैसे ही इन्फ्लुएंजा, जुकाम, कोल्ड, ये सब स्टार्ट हो गया, वहाँ पे वायरस फैल गया। ठीक है, तो फेमाइन और एपिडेमिक से लोग परेशान हो गए, पहली बात। दूसरी बात क्या, फोर्स रिक्रूटमेंट। तीसरा क्या, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। फोर्थ, कस्टम ड्यूटी। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लिखेंगे, व्हाट वर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो उसका आंसर आप इस पैराग्राफ से लिखेंगे। ठीक है, और ये मैं आपका साथ साथ ही कवर करवा रही हूँ और आप ये साथ साथ नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। ये तो सिचुएशन थी। ओके फाइन। देन आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी का क्या आइडिया था बिहाइंड सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। वो पहले वो लंदन से पढ़ लिख के
मतलब वकील बन के वो साउथ अफ्रीका में गए थे किसी का केस लड़ने के लिए। अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी करके था, उनका केस लड़ने वो गए थे। बट उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि कितनी अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे लोगों के साथ, जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितनी बुरी तरह ट्रीट कर रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने वहीं पे रहने का ही फैसला कर लिया और वहीं पर सत्याग्रह और ये सारी चीज़ें चलाई। और फिर जब इंडिया में मास स्ट्रगल करने की बात आती है तो उनके गुरु, गांधी जी के गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उनको वापस बुलाते हैं कि हमें इंडिया में भी ऐसा ही मूवमेंट करना है, सत्याग्रह टाइप, जो जैसा आप वहाँ पे कर रहे हो, साउथ अफ्रीका में कर रहे हो, वैसे मूवमेंट हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो तब गांधी जी अपने गुरु जी के कहने पे इंडिया में वापस आते हैं। ठीक है, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो बेसिक आइडिया ये है कि जो भी ऑपरेसर है, जो भी आपको दुख दे रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या जो भी बुरा कर रहा है, जो भी बुरा ट्रीट कर रहा है, उससे अपील करो कि वो अपने अंदर के सच को ढूंढे, कि उससे अपील करो कि क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है ना। कि उसी से अपील करना, उसी से पूछना कि भाई तुम क्या ये ठीक कर रहे हो या ये गलत कर रहे हो। उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा को पता होता है, अपनी कॉन्शियसनेस को पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे ही उनका आइडिया था कि जो ऑपरेसर है उससे पूछो कि क्या वो सही कर रहा है या वो गलत कर रहा है। बार बार उसको मजबूर करो सोचने पर कि क्या उसका जो वे ऑफ बिहेविंग है क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। मतलब हमें वायलेंस का यूज करके ऑपरेसर को ये नहीं बोलना है कि नहीं तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, बल्कि हमें ऑपरेसर को परसुएड करना है, उसको बार बार अपने हालत दिखा के या बार बार पूछ के उसको ऐसा फील करवाना है कि तुम देखो असल में सच क्या है, क्या तुम सही कर रहे हो हमारे साथ या क्या तुम बुरा कर रहे हो हमारे साथ। यूज ऑफ वायलेंस नहीं करना है। तो ये उनका आइडिया था सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, है ना, कि सत्य के लिए प्ली करना कि क्या आप सच्ची आपका ट्रूथ है ये, है ना, ट्रूथ के लिए अपील करना, दैट इज नोन एज सत्याग्रह। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, गांधी जी बिलीव दैट हिज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। जो गांधी जी ने एक और उनका सत्याग्रह के अलावा दूसरा जो उनका बिलीफ सिस्टम में पिलर था वो था नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब कि आप किसी को भी झगड़ा या मारपीट से हम चीज़ें नहीं सुलझा सकते, वायलेंस से हम चीज़ें नहीं सुलझा सकते, हमें शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें करनी है। ये उनका आइडिया था ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये आइडिया कैसे यूनाइट कर सकता था लोगों को? ये यूनाइट कर सकता था क्योंकि मान लीजिए अगर जो नॉर्मल लोग हैं जैसे टीचर, बच्चे या कोई भी औरतें, अगर हम वायलेंस को हम अपना बना लेते कि टेररिस्ट मूवमेंट करेंगे, हम गवर्नमेंट को परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या ये लोग पार्टिसिपेट कर पाते? बच्चे, बूढ़े और औरतें ये तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और नॉर्मल इंसान भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। वो भी मतलब वायलेंस तो हर कोई नहीं कर सकता ना। तो लेकिन गांधी जी का जो आइडिया था नॉन वायलेंस का, उससे क्या हुआ, उससे बच्चे, बूढ़े, औरतें और जो भी नॉर्मल लोग थे जैसे टीचर, ये वकील, ये थोड़े से जो कि वायलेंट तरीकों में बिलीव नहीं करते थे, शांतिपूर्ण लोग थे, वो लोग भी इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर सकते थे। गांधी जी एक बहुत अच्छे और मतलब क्या बोलूँ फर्स्ट क्लास पॉलिटिशियन थे अगर ऐसी निगाह से आप देखें। कि देखिए उन्होंने कैसे एक स्ट्रैटेजी सोची कि ओके सब लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब लोग तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब नॉन वायलेंस होगा, क्योंकि अगर वायलेंस होगा तो तब फिर बहुत अग्रेसिव यूथ लोग ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, है ना। काफ़ी अग्रेसिव लोग से पार्टिसिपेट ही करेंगे, वो तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरह हो जाएगा। और जो ब्रिटिशर्स थे वो हमसे वेपन्स और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे थे, तो उनको पता था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से हम कभी नहीं जीत सकते इस वॉर को। तो पूरे जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस को चुना कि क्योंकि नॉन वायलेंस हर कोई कर सकता है, हर किसी के अंदर नॉन वायलेंस एक है ही, एक गुण है, राइट। तो उन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाने बोला। दूसरा, गांधी जी ने ये जो बड़े स्केल पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने से पहले बहुत छोटी जगहों पर
सत्याग्रह भी किया था, मतलब लोकल जगहों पर सत्याग्रह भी किया था। तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण बिहार में 1960 में चंपारण बिहार में उन्होंने पीजेंट स्ट्रगल के लिए मतलब जो पीजेंट थे वहाँ पे उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था, इंडिगो उगा की खेती करवाई जा रही थी उनसे ज़बरदस्ती, प्लांटेशन सिस्टम के अंतर उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने 1916 में चंपारण में एक सत्याग्रह किया और उसको जीता उन्होंने, ठीक है। तो वहाँ से इंडिगो कल्टीवेशन ख़त्म हो गया था। फिर 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में उन्होंने फिर से एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। अब की बार इस सत्याग्रह का जो मोटिव था वो ये था कि जो किसान है उनको जो रेंट है वो कम पे किया जाए, कि जो रेंट है बेचारे किसान वो कहाँ से इतना सारा पे करेंगे, उनका टैक्स कम किया जाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। फिर तीसरा सत्याग्रह उन्होंने किया था अहमदाबाद मिल्स में। अहमदाबाद मिल्स में क्या था, अहमदाबाद मिल में जो वर्कर्स थे वो मांग रहे थे कि उनकी पे हाइक कर दी जाए, उनकी पे को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, उनका मतलब पे जो उनकी सैलरी थी वो इंक्रीज कर दी जाए। तो उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने मिल वर्कर्स के साथ मिलके इंक्रीज करवाई उनकी सैलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह को यूज किया। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है वेयर डिड महात्मा गांधी यूज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो ये आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, वेयर डिड महात्मा गांधी यूज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या था और फिर उसके बाद खिलाफत मूवमेंट क्या था और फिर उससे नॉन कोऑपरेशन कैसे हुआ, और 3 क्वेश्चन आप साथ साथ में कर लीजिए। थैंक यू सो मच।